हेलो बच्चों, मैं सुनीता नांदल कक्षा 11th के लिए पथिक कविता के अभ्यास के प्रश्न लेकर आई हूँ। पहला प्रश्न है, पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर चुके, व्याख्या पढ़ चुके हैं और व्याख्या पढ़ने के बाद प्रश्नोत्तर में कुछ नहीं बचता है। फिर भी ध्यान से देखिएगा। पथिक कविता में पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता, जो यात्री है वो कहाँ, उसका मन कहाँ घूमना चाहता है। नीले गगन, नीले आकाश में और समुद्र के बीच में विचरण करना चाहता है, घूमना चाहता है। विचरना का मतलब घूमना होता है। शब्द को समझे, दिक्कत नहीं होगी। पथिक का मन नीले गगन और नीले समुद्र के बीच विचरना चाहता है। वह रंग बिरंगे बादलों की सवारी बनकर प्रकृति के खुले आंगन में भी विचरना चाहता है। रंग बिरंगे बादलों पर सवार होकर के प्रकृति के खुले आंगन में भी विचरना चाहता है। किसमें बताया है? नीले आकाश में। समुद्र के बीच में विचरना चाहता है, घूमना चाहता है। वो बादलों की सवारी बनकर यानी बादलों पर सवार होकर के प्रकृति के खुले आंगन में भी विचरना चाहता है। नेक्स्ट देखिएगा, सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग किया गया है। जब सूर्य उदय होता है, सूर्य निकलता है, तो उसके लिए कवि ने दृश्य बिंबों का प्रयोग किया है। दृश्य बिंब होता है जो दिखाई दे। बिंब तीन तरह के होते हैं। दृश्य बिंब जो दिखाई दे, श्रव्य बिंब कहो, ध्वनि बिंब कहो जो सुनाई दे। दृश्य बिंब का दूसरा नाम चाक्षुक बिंब भी है। दृश्य बिंब जो दिखाई दे, ध्वनि बिंब जो सुनाई दे, घ्राण बिंब जिसे सूंघ करके पता चलता है। जैसे फूल की खुशबू में, तो फूल की खुशबू का वर्णन आया है तो उसको सूंघा जा सकता है, वहाँ घ्राण बिंब है। कवि ने कहा है कि समुद्र के जल सतह पर सूर्य के अधूरे प्रतिबिंब को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह लक्ष्मी के स्वर्ण मंदिर का कंगूरा हो। कंगूरा जो ऊंचा पहना हिस्सा होता है, किसी भी मंदिर का जो ऊपर नुकीला जो हिस्सा होता है वो उसको कंगूरा बोलते हैं। जल सतह पर फैली हुई सूर्य की किरणें ऐसी लगती हैं जैसे लक्ष्मी के सवारी को पुण्य भूमि तक ले जाने के लिए सागर ने सोने की सड़क का निर्माण कर दिया। सूर्योदय का वर्णन करने के लिए कवि ने दृश्य बिंब का प्रयोग किया है। कवि ने कहा है कि समुद्र के जल सतह पर, समुद्र के पानी के सतह पर सूर्य का अधूरा प्रतिबिंब, अधूरा क्यों, आधा निकला हुआ है, अधूरा प्रतिबिंब देखकर ऐसा लगता है जैसे वह लक्ष्मी के स्वर्ण मंदिर का कंगूरा हो। समुद्र पर फैली सूर्य की किरणें ऐसी लगती हैं जैसे लक्ष्मी की सवारी को पुण्य भूमि तक ले जाने के लिए समुद्र ने, सागर ने सोने की सड़क बना दी। नेक्स्ट है, आशय स्पष्ट कीजिए। आपने व्याख्या पढ़ी है। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। मधुर गीत गाता, गीत गाता में गया वर्ण है। अलंकार कौन सा है? अनुप्रास। सस्मित वदन, मुस्कुराहट भरे चेहरे से। जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। इसको मृदु नहीं बोलेंगे, रह नहीं है, री है तो मृदु। मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के, या गगन गंगा में अनुप्रास के साथ आकाश रूपी गंगा, तो यहाँ रूपक अलंकार भी है। के मधुर गीत गाता है। गीत गाता में ग वर्ण आया है, यहाँ अंत्य अनुप्रास भी है, तय वर्ण आया है, पहला वर्ण भी मिल रहा है और दूसरा भी मिल रहा है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। इन पंक्तियों में कवि ने रात्रि के सौंदर्य का वर्णन किया है। गहरे अंधकार में छिटके तारों के बीच, गहरे अंधकार में छिटके तारों के बीच संसार का स्वामी मुस्कुराता हुआ आता है और आकाश गंगा के किनारे पर खड़ा होकर के मधुर गीत गाता है। कहने का मतलब ये है कि गहन अंधकार में तारे, आकाश गंगा और चंद्रमा का सौंदर्य अद्वितीय है, जिसके समान कोई दूसरा नहीं है। इन पंक्तियों में रात्रि के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। गहरे अंधकार में तारे बिखरे हुए हैं, उसमें संसार का स्वामी, यहाँ चंद्रमा का जिक्र है, मुस्कुराता हुआ आता है। आकाश गंगा के किनारे खड़ा होकर के चंद्रमा मधुर गीत गाता है। कहने का अर्थ ये है कि गहन अंधकार में तारे, आकाश गंगा और चंद्रमा का सौंदर्य अद्वितीय है। नेक्स्ट है, कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है ये प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके, बनो विश्व की वाणी। एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, उज्जवल जो है उसमें दोनों जय आधे आते हैं।
पाई रहित होते हैं दोनों जय। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी। कहीं भी देखेंगे जो वर्तनी शुद्धि आती है वहाँ उज्जवल आमतौर पर जो लिखते हैं उसमें उज्जवल में दूसरा जय हम बड़ा कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। तो ध्यान दीजिएगा ये वर्तनी शुद्धि में उज्जवल में दोनों जय आधे होते हैं। जी मैं है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की वाणी। कैसी मधुर मनोहर मैं अनुप्रास अलंकार आया है। प्रेम कहानी प्रेम रूपी कहानी। जी में है अक्षर बन, इसमें रूपक अलंकार आया। जी में है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की वाणी। ब और व एक जैसे बनावट के हैं, तो यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार। कवि ने इन पंक्तियों में बताया है कि प्रकृति की प्रेम कहानी अत्यंत मधुर है, मन को आकृष्ट करने वाली है, मन को मोहने वाली है और अत्यधिक पवित्र है। प्रकृति की जो प्रेम कहानी है मधुर है यानी मीठी है, मनोहर है मन को हरने वाली है, उज्जवल है पवित्र है। किसकी? प्रकृति की। क्या? प्रेम कहानी। कवि कहता है कि प्रकृति की इस प्रेम कहानी से कवि का मन अत्यंत प्रभावित हो उठता है और उसके अक्षर बनकर विश्व की वाणी बन जाना चाहता है। उसकी प्रेम कहानी का एक एक अक्षर बन करके कवि इस पूरे संसार की वाणी बनना चाहता है। कवि चाहता है कि लोग उसकी प्रकृति प्रेम को समझें और वे स्वयं भी प्रकृति के सौंदर्य से प्रेम करें। नेक्स्ट है, कविता में कई स्थानों पर प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखा गया है। ऐसे उदाहरणों का भाव स्पष्ट करते हुए लिखें। प्रश्न समझिएगा ध्यान से। प्रश्न जिसको समझ आ गए आंसर आधा अपने आप क्लियर है। कविता हम पढ़ चुके हैं, व्याख्या कर चुके हैं, छोटे क्वेश्चन कर चुके हैं। कविता में कई स्थानों पर कई जगह पर प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखा गया है। ऐसे उदाहरणों का भाव स्पष्ट करते हुए लिखें। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति के विभिन्न उपादानों का मानवीकरण किया है जिससे काव्य सौंदर्य में वृद्धि हुई है। काव्य सौंदर्य क्या आया था? कविता का सौंदर्य जिसमें भाषा, शैली, छंद, अलंकार, रस, गुण, बिंब और शब्द शक्ति आते हैं, जो व्याख्या के नीचे लिखते हैं उसमें उसे काव्य सौंदर्य कहते हैं, जिससे कविता के सौंदर्य में चार चांद लग जाते हैं, कविता और भी सुंदर बन जाती है। जैसे बादल हर क्षण नवीन रंग बिरंगा रूप बनाकर रवि के सम्मुख थिरकना चाहते हैं। बादल हर पल नया रंग बिरंगा रूप बना करके, पहली पंक्ति में आया था, रवि के सामने, सूर्य के सामने थिरकना चाहते हैं। ऐसा करके वे अद्भुत सौंदर्य की सृष्टि करते हैं। अर्थात प्रातःकाल बादल अपना रूप बदलते दिखाई देते हैं, कभी सफ़ेद, कभी नीले, कभी सुनहरे, कभी काले। इसी प्रकार कवि ने रात के गहन अंधकार द्वारा गगन की छत पर, आसमान की छत पर तारों के बिखरने का वर्णन किया है। जब जगत का स्वामी मंद गति से धीमी धीमी चाल से चल कर आता है, सागर के तट पर मधुर गीत गाता प्रतीत होता है। कवि का कहने का भाव ये है कि रात्रि के अंधकार में तारे चमकते हुए सुंदर लगते हैं और रात्रि के ढल जाने पर सूर्य उदय होने की तैयारी करने लग जाता है। चंद्रमा भी सूर्य के रूप को देखकर हंस उठता है। सूर्य के निकलने पर पेड़ पौधे सुंदर दिखाई देने लगते हैं। पुष्प सूर्य को देख करके महक उठते हैं, फूलों में खुशबू आने लगती है, पक्षी चहचहाने लगते हैं। प्रकृति का हर उपादान सूर्योदय होने पर मानव जैसी क्रियाएं करता हुआ प्रतीत होता है। मानव जैसी क्रियाओं का मतलब यहाँ इसमें मानवीकरण अलंकार आया है, क्योंकि प्रकृति जो है जड़ है, उस पर चेतन का आरोप लगाया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। यहाँ मानव जैसी क्रियाओं से मतलब क्या है कि जैसे सुबह उठते ही मानव अपनी दैनिक रूटीन के काम करने लगता है, अपने प्रतिदिन की जो काम है उनको अपनाता है, इसी तरह प्रकृति भी, प्रकृति जो अनुशासन हम कहाँ से सीखते हैं? प्रकृति से सीखते हैं। सूर्य समय से निकलता है, समय से छिपता है। चिड़ियों का चहकना, फूलों का खिलना, ये सब क्या है? ये मानव जैसी क्रियाएं बताई गई। इसलिए कविता में जो प्रकृति के रूप में मनुष्य को देखा गया है, उन उदाहरणों को इस प्रश्न में स्पष्ट किया गया है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। समझ आए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।